नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का रहने वाला है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो वर्ग 3 का जो बाल विकास का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे ना, सारे को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसी चैनल पर। और उसके बाद आप लोगों का जो वर्ग 2 का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद वर्ग 2 और वर्ग 3 जो तीनों का जो बाल विकास का विषय है ना, उसमें जितना आप लोगों को सिलेबस में टॉपिक है ना, सारे टॉपिक का थ्योरी प्लस एमसीक्यू का क्लास ही आप लोगों का मैं स्टार्ट करूंगा और पर डे आप लोगों का क्लास लूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो वर्ग 2 वाले के लिए है। मतलब वर्ग 2 मतलब 6वीं से 8वीं से जितने भी लोग होंगे ना, उन लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीजेट में पूछा गया ना, तो ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है 2017 का, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। चाहे वो वर्ग 3 के हो चाहे वर्ग 2 के हो ना, दोनों को ना प्रैक्टिस करना हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, क्लास लेते वक्त ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एक हफ्ते पहले आप लोगों के रिविज़न के लिए भी ज़्यादा जरूरी है ना जी। हैं पूरे के पूरे आप लोग क्लास को तो नहीं देख पाओगे ना, मतलब जो ऑनलाइन क्लास है उसको तो नहीं देख पाओगे ना, या पूरे के पूरे बुक जो लिए रहेंगे उसको तो नहीं पढ़ पाओगे ना। लेकिन जब शॉर्ट नोट्स बनाए रहोगे ना, उसे आप लोग एक हफ्ते के अंदर रिवीजन जरूर कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। जिसे मैं नोट करने के लिए बोलूँ उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षक, ऑप्शन बी प्रधान अध्यापक, ऑप्शन सी सहपाठी या ऑप्शन डी विषय शिक्षक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरा के पूरा क्लास को अटेंड करने की कोशिश किया करो, बाद में सोचोगे कर लूँगा बोल करके नहीं होता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विषय शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, तो विद्यालय में जो सर्वोत्तम अभिप्रेरक है वो विषय शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। और अभिप्रेरक का मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला, मोटिवेट करने वाला, प्रेरित करने वाला। तो विद्यालय में प्रेरित करने वाला कौन होगा जी, हैं आपके जो विषय शिक्षक होंगे, केवल वही जो है ना आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो विद्यालय में अभिप्रेरक जो है वो केवल विषय शिक्षक करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का विकास, ऑप्शन बी शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन या ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सतत मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। तो बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला जो शाला से संबंधित जो प्रमुख जो कारक है ना, वो सतत मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। और सतत मूल्यांकन का जो मतलब होता है ना, जैसे वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है ना, तो जैसे टेस्ट वगैरह लेना जो होता है ना हमेशा सप्ताह में या महीने में ना, तो वो सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है, जो हमेशा मूल्यांकन होते रहता है वो। और उसके अलावा निष्पादन का जो अर्थ होता है ना, वो किसी चीज़ को पूरा करना या संपन्न करना या प्रभावित करना ना, निष्पादन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतत मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन बी सामूहिक शिक्षण के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। तो एक जो शिक्षक है ना, उसके लिए जो अनेक प्रकार के जो अलग अलग विद्यार्थी है ना, उसके जो व्यक्तित्व है, उसकी जो जानकारी है ना, उसका होना आवश्यक है। क्यों होना चाहिए आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों को जो वास्तविक आवश्यकता है ना, क्या उसको आवश्यकता पड़ेगा, क्या उसको ज़रूरत है ना, उसकी नीड की ना जानकारी
जानकारी मिल सके, ताकि जो एक शिक्षक है ना वो अच्छे से उनको ना पढ़ा सके अपने अनुभव के अनुरूप। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस जोड़े का सही संबंध नहीं है? ऑप्शन ए फ्रोबेल खेल खेल में, ऑप्शन बी मारिया मांटेसरी अलग सोच, ऑप्शन सी केलर सहायक शिक्षण, या ऑप्शन डी गांधी जी प्रदूषित हाथ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी प्रदूषित हाथ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़ो। निम्न में से किस जोड़ी का सही संबंध नहीं है? तो इसमें बोला है कि 4 अलग अलग जोड़ियाँ दिया होता है और सही संबंध नहीं है बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी प्रदूषित हाथ से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लो, फ्रोबेल खेल खेल में। तो फ्रोबेल जो है ना वो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ना जो किंडरगार्टन विधि है या किंडरगार्टन स्कूल है ना उसका स्थापना किया था, और किंडरगार्टन विधि में ना खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो फ्रोबेल कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था, या किंडरगार्टन स्कूल खोला था, ये भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, जहाँ खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में जान लो, मारिया मांटेसरी अलग सोच। तो मारिया मांटेसरी है ना वो मांटेसरी विधि के जनक है। कौन? तो मारिया मांटेसरी एक मनोवैज्ञानिक है जो मांटेसरी विधि के जनक है, और मांटेसरी विधि जो है ना उसमें अलग प्रकार से बच्चों को सोचने को प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी एक दूसरे से संबंधित है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी केलर, केलर जो है वो सहायक शिक्षण है। सहायक शिक्षण का मतलब ये होता है ना कि एक जो शिक्षक होता है वो पढ़ाते समय ना विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का जो अलग अलग गैजेट वगैरह होता है वो किसी प्रकार की जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ना जो सहायक सामग्री होता है उसे सहायक शिक्षण के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वस्तु लेकर के जाओ और बच्चों को ना दिखा करके पढ़ाओ। तो ऑप्शन नंबर सी भी ना एक इससे संबंधित हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो संबंधित नहीं, ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है ऑप्शन ए सीखने वाला, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी शिक्षण के उद्देश्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है। तो मूल्यांकन जो है वो सतत प्रक्रिया है, ये तो सही है, और इसमें जो सम्मिलित है ना वो सीखने वाला भी सम्मिलित है, पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, और शिक्षण का उद्देश्य है ना वो भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन ए नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्य द्वारा उत्साहवर्धन, ऑप्शन बी व्याख्यान का आयोजन, ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, या ऑप्शन डी स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना पसंद करेंगे? तो आप लोग मुझे ये बताओ, एक शिक्षक होने के नाते जब आप बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते तो आप क्या करोगे? स्वयं को पहले आदर्श रूप में प्रस्तुत करोगे ना? जी हाँ, एक शिक्षक होने के नाते जब खुद आप अच्छा बनोगे तभी ना आप बच्चों को कह सकते हो कि आप अच्छा बनो बोल करके, और एक शिक्षक जो होता है वो खुद अच्छा बनता है तभी तो विद्यार्थी है वो उसको फॉलो करता है ना, उसका आइडियल बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक विद्वान को अपने विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें, ऑप्शन सी अध्यापक के अनुभव तथा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, या ऑप्शन डी एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सही कथन का चयन कीजिए बोला है जी। तो सही कथन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना तो एक जो शिक्षक होता है वो कितनों भी विद्वान क्यों ना हो, पढ़ाने से पहले वे ना जो टॉपिक को पढ़ाएगा उस टॉपिक को एक बार ज़रूर तैयारी करेगा, खुद से पढ़ेगा और खुद से अच्छे से समझेगा, उसके बाद ही वो बच्चों को समझाएगा या किसी और को समझाएगा, ठीक है। तभी वो जो शिक्षक है ना वो बेहतर हो पाएगा जब किसी प्रकार से वो मिस्टेक ना करे, ठीक है। तो मिस्टेक कैसे नहीं करेगा? वो तब नहीं करेगा जब कोई भी टॉपिक जैसे ना उसको पढ़ाने से पहले खुद उसको तैयारी करेगा, खुद पढ़ेगा समझेगा, उसके बाद औरों को समझाएगा। सेम मैं भी वैसे ही करता हूँ। आप लोगों का क्लास लेने से पहले ना खुद उसको अच्छे से पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, जहाँ सर्च करने की आवश्यकता पड़ता है सर्च करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ, तब मेरे से किसी भी प्रकार की गलती नहीं होता है, ठीक है। और एक जो शिक्षक है उसको वैसा ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा। ऑप्शन बी अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। ऑप्शन सी बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा या ऑप्शन डी अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा का अगर मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना तो समावेशी का मतलब होता है कि एक विद्यालय में एक कक्षा में ना एक शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो बच्चे रहते हैं वो चाहे किसी भी जाति वंश धर्म समुदाय किसी भी समाज से जो बालक आते हैं ना तो उन सभी बालकों को ना एक ही ना क्लास में एक ही शिक्षक द्वारा समान रूप से शिक्षा दिया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे, ठीक है। जिसमें ना दिव्यांग जो बालक आते हैं वो भी आ जाते हैं, सामान्य बालक जो है वो भी आते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो बच्चों को ना एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा एक ही समान से ना जब शिक्षा दिया जाता है ना, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है ना, तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। इन सारा चीज़ जो मैं बताया हूँ ना सारा चीज़ का एक लाइन में अगर की जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। ऑप्शन ए आक्रामक, ऑप्शन बी संगठित, ऑप्शन सी संगत या ऑप्शन डी निम्न उपलब्धि वाले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी निम्न उपलब्धि वाले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो अधिगम विकलांग जो बच्चे हैं ना वो अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, मतलब जिनकी जो उपलब्धि है जिनकी जो अचीव है ना वो ज़्यादा नहीं होता है जो अधिगम विकलांग के जो बच्चे होते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल आ रहा होगा या किसी प्रकार से आप लोग चाहते हो ना कि मैं अपना पर्सनल नंबर सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात करके किसी भी प्रकार से आप लोग सजेशन लेना चाहते हो ना, तब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सबसे पहला इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए कि सर आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं ना अपना जो फ़ोनपे का नंबर है उसे दे दूंगा और उसमें आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करने हैं और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा। तब आप लोग ना जब भी चाहो ना आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो और किसी भी प्रकार से अगर सजेशन लेना चाहो ना तो किसी भी तरीके से आप लोग सजेशन ले सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट मैं केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिनको विशेष सजेशन की आवश्यकता है या विशेष प्रकार से सलाह वगैरह लेने की आवश्यकता है या बार बार किसी प्रकार के प्रश्न हो रहा होगा ना और उस
प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा होगा तो डायरेक्टली मेरे से बात करके इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसका आंसर जान सकते हो, ठीक है। और ये मैं रिक्वायरमेंट इसीलिए रखा हूँ क्योंकि देखो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दूंगा तो हर कोई ले लेगा यार, बार बार फ़ोन कर करके बात करेगा, है ना। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट रखा हूँ, जिसको विशेष आवश्यकता है केवल उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए लेना न लेना एक बार जरूर आप लोग सोचिएगा, आप लोग जरूर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ाई की ओर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी रुचिकर, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुसार, या ऑप्शन डी अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य होना चाहिए। तो एक प्रभावी अधिगम का मतलब जो होता है ना वो अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो एक प्रभावी जो लर्निंग है या सीखना है ना वो किस प्रकार से होना चाहिए? अधिगमकर्ता की परिपक्वता के स्तर के अनुरूप होना चाहिए ना। जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा। अधिगमकर्ता जितना मैच्योर होगा, जितना परिपक्व होगा, उस स्तर से ही ना वो पढ़ा पाएगा और सिखा पाएगा। तो इस प्रकार से 11 का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर का, या ऑप्शन डी फ्रॉबेल का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी फ्रॉबेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास कराना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य है। उपरोक्त कथन है, तो ये जो कथन है ना वो फ्रॉबेल का है, ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी फ्रॉबेल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। प्रतिभा संपन्न बालकों का नकारात्मक विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी उपलब्धि उन्मुख, या ऑप्शन डी कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित ना करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रतिभा संपन्न बालकों का नकारात्मक विशेषता है। तो प्रतिभा संपन्न जो बालक है ना उसकी जो नकारात्मक विशेषता है वो कभी कभी अधीरता और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण से, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण से, या ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। तो अधिगम का मतलब अभी आप लोगों को समझाया था ना कि अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो सीखने संबंधी कठिनाइयाँ और जो कमियाँ का स्वरूप है ना वो किससे निर्धारण होगा? निदानात्मक परीक्षण से निर्धारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, या ऑप्शन डी विश्लेषण बुद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो बहुबुद्धि का जो प्रकार नहीं है ना वो विश्लेषण बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बहुबुद्धि का जो प्रकार है वो भाषाई बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है। ये तीनों के तीनों ना बुद्धि का प्रकार है, लेकिन विश्लेषण जो बुद्धि है ना वो बुद्धि का प्रकार नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बहुबुद्धि के बारे में आप लोगों को बताऊँ ना तो
गार्डनर महोदय ने ना, मतलब गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने ना बहुबुद्धि के लगभग लगभग 8 प्रकार बताए हैं। कितने? तो बहुबुद्धि के ना 8 प्रकार बताए हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। किन्होंने बताया? तो गार्डनर महोदय ने बताया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होता है कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी अधिगम अपंगता युक्त या ऑप्शन डी मंदित बालक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मंदित बालक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होता है वह कहलाता है। तो वो जो बच्चा है ना, जिसकी जो मानसिक आयु है ना कालानुक्रमित आयु से अगर कम होगा उसका IQ ना, तो वो मंदित बालक कहलाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसका वास्तविक आयु जो है ना, वो उसका लगेगा आप लोगों को कि उसका वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है, लेकिन उसका बौद्धिक जो आयु होगा वो उसके 10 वर्ष से भी कम होगा। कई लोगों को आप लोगों ने भी देखा होगा, जो दिखने में ना उसका शारीरिक आयु लगभग 20 से 25 वर्ष हो जाता है, लेकिन उसका जब बुद्धि की बात करें, बौद्धिक आयु के ना, वो 5 वर्ष जितना बालक जैसे उसका बुद्धि होता है। तो वैसे बालक को ना इस प्रकार से कहा जाता है, मतलब मंदित बालक कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को आप ध्यान से पढ़िए। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए व्याख्यान प्रदर्शन, ऑप्शन बी भूमिका अभिनय, ऑप्शन सी चर्चा सत्र या ऑप्शन डी खोज अधिगम। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी खोज अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल बोला है जी, तो उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक जो कौशल है वो खोज विधि में ही आ जाएगा जी। हाँ, अगर मैं आप लोगों को कोई टॉपिक दे दूँ और बोलूँगा कि इस पर आप लोग खोज करो, रिसर्च करो बोल करके, तो आप क्या करोगे? खोज के माध्यम से अपने कौशल का विकास करोगे ना, अलग प्रकार से सर्च कर करके, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो ऑप्शन ए बच्चों को समझाकर अपनी पाठ योजना का उद्देश्य को पूरा करे, ऑप्शन बी एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाए, ऑप्शन सी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें या ऑप्शन डी बच्चों को अनुशासन सिखाएं। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा के बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो एक जो शिक्षक है ना, वो बच्चों को ना मिट्टी में खेलते पाता है कक्षा के बाहर में ना, तो उस शिक्षक को ये करना चाहिए कि बच्चों को ना कुछ और उस मिट्टी से ना क्रिएटिविटी करने का मौका दे, मतलब उसको कुछ और सिखाए कि वो मिट्टी से ना कुछ और प्रकार से जो मूर्तियाँ वगैरह वो या और कुछ कुछ ना बना करके सीखे, ताकि उसका जो वो जो पल है ना वो यादगार हो पाए और किसी प्रकार की जो उद्देश्य, किसी प्रकार का जो स्किल है वो सीख पाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए तैयारी, ऑप्शन बी उद्रवन, ऑप्शन सी प्रदीपन या ऑप्शन डी सत्यापन। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उद्भवन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तो ये उद्भवन सोपान के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को याद रखना है और ये सृजनात्मकता की प्रक्रिया का एक अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेष किस अधिगम उपागम की है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी मानवतावादी या ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? तो पुरस्कार की जो अधिगम है ना, मतलब पुरस्कार मिलने से जो अधिगम होता है, जो सीखते हैं, जो लर्निंग होता है ना, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका जो मुख्य विशेषता है ना, मतलब जो वो किस अधिगम उपागम के अंतर्गत आता है ना, तो वो व्यवहारवादी अधिगम उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्राय निम्न विधि से सीखते हैं। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अनुबंधन प्रक्रिया, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि या सूझ, या ऑप्शन डी प्रयत्न या भूल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्राय निम्न विधि से सीखते हैं। तो बालक जो होते हैं ना वो विशिष्ट वस्तुओं के लिए ना अनुबंधन प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। नवीन जो शब्दावली होता है, जो नवीन विधि होता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और अनुबंधन क्या है ये आप लोगों को बताऊँ ना, तो अनुबंधन जो होता है ना वो एक समझौते की तरह होता है। ठीक है, तो अनुबंधन जो है ना वो दो लोगों के बीच ना किसी प्रकार का जो समझौता होता है ना उसे अनुबंधन की प्रक्रिया में लिया जाता है। ठीक है, ताकि एक दूसरे की ना जो बात है वो बन सके और एक दूसरे की जो बात है ना वो मान सके। ठीक है, तो जो बालक है ना वो विशिष्ट वस्तुओं के लिए ना नवीन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे सीखता है वो अनुबंधन प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी ऑप्शन ए चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी कम थकान अनुभव करते हैं, या ऑप्शन डी लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी, तो अगर आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रकार का आप लोगों का जो प्रश्न आने वाला है सीजीटेट एग्जाम में, तो वस्तुनिष्ठ का प्रकार का प्रश्न आएगा, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, पूर्ण रूप से पहले विषय वस्तु का क्या करोगे, अध्ययन करोगे ना, जितना सिलेबस में है उसको, है ना, उसके बाद ही ना आप वस्तुनिष्ठ को लगा सकते हो। कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, कुछ पता रहता है क्या? नहीं ना पता रहता, तो इसके वजह से पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करना होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन सी एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ना वो स्नायुमंडल भी हो जाएगा, मांसपेशियों की वृद्धि भी हो जाएगा, और एंड्रोक्लाइनिक ग्लैंड्स जो है ना वो भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो तीनों के तीनों आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। ऑप्शन ए रचनात्मकता, ऑप्शन बी नवाचार, ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता, या ऑप्शन डी सिनेप्टिक्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए रचनात्मकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। तो नए जो विचारों की उत्पत्ति होता है, जिसमें नए मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित होते हैं ना, वो रचनात्मकता हो जाता है। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी होता है जी। क्रिएटिविटी के माध्यम से क्या होता है, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं ना, चाहे वो नए विचारों की उत्पत्ति हो, चाहे वो सोच की प्रक्रिया हो, सारा चीज़ को सीख पाते हो ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रचनात्मकता क्रिएटिविटी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, ऑप्शन सी शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। तो एक जो मूल्यांकन लिया जाएगा आपकी कक्षा में, तो क्या एक ही विद्यार्थी के लिए लिया जाएगा क्या? ये जो 10-5 है उसके लिए लिया जाएगा क्या? नहीं ना, मूल्यांकन जो लिया जाता है पूरे कक्षा का मूल्यांकन लिया जाता है। एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन किया जाता है। मतलब एक ही प्रकार के सारे लोगों को प्रश्न दिया जाता है जो एक ही क्लास में अगर मूल्यांकन लिया जाए तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन दिया। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी पियाजे या ऑप्शन डी बर्ट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पियाजे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह जो कथन है ना वो पियाजे महोदय का था, ये आप लोगों को याद रखना है। और जीन पियाजे जो है ना वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और बाल विकास के प्रमुख सबसे मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्हीं के जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ना सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम का परिणाम है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में नवीन ज्ञान की संरचना, ऑप्शन बी अधिगम सूचनाएं प्राप्त करना, ऑप्शन सी पूर्ण अनुभव का उपयोग करने की उपयोगिता, ऑप्शन डी रूपांतरण एवं विकास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण एवं विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम का परिणाम है। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है और लर्निंग का जो परिणाम है ना वो रूपांतरण एवं विकास ही ना होगा। जी हाँ, अगर आप किसी कौशल को सीखोगे, किसी प्रकार की जो हैबिट है उसको डेवलप करोगे, सीखोगे, जानोगे, तो क्या होगा? रूपांतरण होगा। मतलब आप में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आएगा तो वो आप में क्या होगा? विकास होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। किसने कहा अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारण का प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए मोर्स एवं विगो, ऑप्शन बी गैरिसन एवं अन्य, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए आप लोग पहले। प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गैरिसन एवं अन्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसने कहा? तो ये जो कथन है उसको आप लोगों को बताना था। अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारण को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ना वो गैरिसन व अन्य का कथन है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, ऑप्शन बी उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों की सही दिशा देना, ऑप्शन सी उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना या ऑप्शन डी उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो एक जो बालक है ना उसको अधिगम के लिए, सीखने के लिए ना मोटिवेट करने का तरीका क्या होगा? उसके पास जो पूर्व उपस्थित प्रेरक है, मतलब जो उपस्थित में जो प्रेरक उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो ज्ञान है ना उसको सही दिशा देना ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। ऑप्शन ए विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण का अभिप्रेरित करना, ऑप्शन बी उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, ऑप्शन सी औपचारिक तर्कणा तकनीकी का प्रशिक्षण देना या ऑप्शन डी सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। तो समस्या समाधान के जो पोषण का महत्वपूर्ण तरीका होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, मतलब जो समस्या पहले है उस पर पहले समाधान करने के लिए ना बल दोगे, जी हाँ, उसके बाद फिर ना बाकी चीज़ को लिए सोचोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।